दोस्तों नमस्कार। राजनीति जब करवट लेती है तो सत्ता की धड़कनें बढ़ जाती है और मौजूदा वक्त में सत्ता की धड़कनें बढ़ी हुई है। इस देश के भीतर में विपक्ष नहीं है। विपक्ष की एकजुटता का सवाल अभी तक सहमति की लकीर तक पहुंचा नहीं है। बावजूद इसके जनता के भीतर से जो सवाल लगातार उठ रहे हैं वह राजनीति को क्या बदलने की ताकत रखते हैं और इसका एहसास मौजूदा राजनीतिक सत्ता को हो चला है। शायद इसीलिए इस वक्त चार सबसे बड़े सवाल इस देश के सामने नहीं बल्कि सत्ता और विपक्ष के सामने आकर खड़े हो गए हैं। सत्ता के सामने शायद सबसे बड़ी चुनौती है 272 का आंकड़ा वह कैसे छू पाएगी, और अगर वह उसे छू नहीं पाई तो 272 तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि उससे पहले अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो उसके साथ तो कोई भी खड़ा होगा नहीं। तो क्यों नहीं एक ऐसे वक्त के एनडीए को खोजा जाए जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी और 36 राजनीतिक दलों का सहयोग था। छिटपुट ही सही, लेकिन हो सकता था उस वक्त लगभग 12 राजनीतिक दल तो ऐसे थे जिनकी एक भी सीट नहीं थी, लेकिन वह वाजपेयी सरकार के साथ खड़ी थी। ऐसी सहमति मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता के साथ क्या आ सकती है? यह सबसे बड़ा सवाल है और शायद पहला सवाल इसी से जुड़ा है कि इसी की खोज में बीजेपी निकल पड़ी है और इसके लिए एक दो नहीं कई तीर निशाने पर लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा निशाना तो कांग्रेस है। कांग्रेस और अतीत की कांग्रेस की सत्ता दोनों को निशाने पर ले लीजिए। मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता से जो विरोध या जो गुस्सा आम लोगों का है उसको उस तरफ डाइवर्ट कर दीजिए। और शायद आज उसका पहला स्वरूप नजर आया जब मन की बात में प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी का जिक्र कर दिया। यह जानते समझते हुए वह घोषित आपातकाल था। मौजूदा वक्त में घोषणा नहीं होती है बल्कि अघोषित तरीके की परिस्थितियां इतनी जटिल बना दी गई है कि विपक्ष के तमाम नेताओं को अगर एक कतार में खड़ा कर दीजिए जो उस वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, वह भी कहेंगे मौजूदा स्थिति कहीं ज्यादा नाजुक और शायद घातक हो चली है। बहरहाल यह दो तीर मौजूदा सत्ता के सामने हैं, जहां पर उसको एक ऐसे एनडीए की खोज करनी है जहां तमाम विपक्षी दल उसके साथ 272 तक पहुंचने की गुंजाइश को बचा कर रखें। दूसरी तरफ कांग्रेस इस हकीकत को जान चुकी है कि बीजेपी का समूचा प्रयास इस बात को लेकर है कि कांग्रेस किसी भी हालत में सत्ता के दरवाजे तक ना पहुंचे। यानी राजनीतिक समीकरण में अगर वह खुद 272 के नीचे रहती है तो कांग्रेस ऐसी स्थिति में ना आ जाए जहां विपक्ष की सहयोग से कांग्रेस सत्ता में आ जाए। ऐसी परिस्थिति वह बनाने में लग सकती है जहां पर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस माइनस विपक्ष कहने लगे हमारा मुख्यमंत्री होगा, और इसमें नीतीश कुमार यूं ही मेहनत नहीं कर रहे हैं, यूं ही ममता बनर्जी मशक्कत नहीं कर रही है, और यूं ही शरद पवार गाहे बगाहे एकनाथ शिंदे से मुलाकात नहीं करते हैं, और यूं ही वह इस दौर में भी अडानी के साथ खड़े नहीं होते हैं, और इस दौर में भी पार्लियामेंट्री कमेटी या पार्लियामेंट के भीतर अडानी को लेकर मचते शोर के खिलाफ वो नहीं जाते हैं। यानी कौन कब कहां किस रूप में बदल जाए किसी को नहीं पता है, क्योंकि 2024 के चुनाव की पहली लकीर बीजेपी को क्या वाकई 272 के नीचे लाने की स्थिति में आ चुकी है। इस आकलन को हम जरूर आपके सामने रखेंगे, लेकिन दूसरा आकलन बड़ा महत्वपूर्ण है जिसमें कांग्रेस को निशाने पर लेना है। कांग्रेस के दौर की सत्ता और उसके कार्यकाल के तमाम परिस्थितियों को उभारना है, विपक्षी नेताओं को चिताना है, विपक्षी राजनीतिक दलों को समझाना है और अपने साथ लाकर खड़ा कर देना है। जहां पर जरा सी भी वाइवल डाइवल स्थिति अगर आ जाए तो कोई कांग्रेस के साथ खड़ा ना हो बल्कि विपक्ष बीजेपी के साथ खड़ा आ जाए। और एक लंबी कतार तो रही है जिन्होंने एनडीए में साथ दिया। वो चंद्रबाबू नायडू हो सकते हैं, वो ममता बनर्जी हो सकती है, वह नीतीश कुमार हो सकते हैं, वो अकाली हो सकते हैं। इस वक्त नवीन पटनायक का नाम भी आप ले सकते हैं, चंद्रशेखर राव का भी नाम लिया जा सकता है, जगन रेड्डी का भी नाम लिया जा सकता है। तो जब अगर इतना शिफ्ट हो जाएगा, और यह शिफ्ट तभी होगा जब कांग्रेस सत्ता में आने की स्थिति में ना रहे।
लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में क्या राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों समझने लगे हैं कि दरअसल इस देश के भीतर चाहे अनचाहे, जब भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी तब किसी ने कांग्रेस से सवाल किया कि 2024 को लेकर आप क्या सोचते हैं। और कांग्रेस का कम्युनिकेशन संभाले हुए जयराम रमेश ने कहा, हमारा टारगेट तो किसी तरीके से 100 सीटों पर जीत हासिल करने का है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक के चुनाव परिणाम ने कांग्रेस के भीतर की तस्वीर को बदल दी है। न सिर्फ कांग्रेस के भीतर की तस्वीर बल्कि समूचे विपक्षी राजनीतिक दलों के भीतर की सोच को भी बदल दी। और एक झटके में यह लगने लगा कि कांग्रेस अगर 200 पार पहुंच जाएगी तब क्या होगा, और अगर वो 200 पार से पहले बीजेपी रोकने का प्रयास करे तब क्या होगा, और क्या कांग्रेस के साथ वो छत्रप खड़े होंगे जहां उनके अपने राज्य में कांग्रेस उन्हें चुनौती देने की स्थिति में हो। बीजेपी की एक अलग धारा है, लेकिन कांग्रेस का प्रधानमंत्री बन जाए और विपक्ष में से कोई नेता प्रधानमंत्री बन जाए, बीजेपी के लिए दोनों परिस्थितियों में उस विपक्ष को चुनना आसान होगा जिसमें कांग्रेस माइनस रहे। और कांग्रेस इस बात को अब समझने लगी है कि जिस रास्ते इस देश के भीतर की धड़कनें चल पड़ी है उसमें गाहे बगाहे या चाहे अनचाहे कांग्रेस के अनुकूल स्थिति तो नहीं बन रही है। और उन जगहों पर जहां छत्रप पता नहीं कब कौन कहां पर शिफ्ट हो जाए, और उसकी मजबूरी मौजूदा वक्त में कांग्रेस के साथ खड़े होने की इसलिए है क्योंकि अभी खेल पूरे तरीके से खोला नहीं गया है। अंदरूनी तौर पर मशक्कत जरूर शुरू हो गई है। तो क्यों छत्रपों के साथ 23 जून की बैठक एक झटके में इतनी महत्वपूर्ण हो गई है, जहां विपक्ष चाहता है कि कांग्रेस कोई वादा करे और कांग्रेस चाहती है कि चुनाव परिणामों के बाद को परिस्थिति को लेकर विपक्ष कोई वादा करे। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच में एक मोटी लकीर को हम और आप कहीं दोनों भूल ना जाएं, जिस दिशा में बीजेपी देख रही है, और वह दिशा बहुत साफ है कि किसी भी हालत में कांग्रेस को 200 सीटों तक पहुंचने नहीं देना है। तो विपक्ष अपने तौर पर कितनी सीट और सीट बाय सीट अगर गठबंधन हो तो कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़े और कितनी सीटों पर विपक्ष, इसी में कहीं आपस में टकराव पैदा हो जाए। लेकिन एक और स्थिति बताती है कि अगर कांग्रेस 400 सीटों पर लड़ती है और कांग्रेस को जिन 200 सीटों पर बीजेपी से टकराना है वहां कोई विपक्ष नहीं है, अगर उन स्थितियों पर बीजेपी को हराने की परिस्थिति में कांग्रेस खड़ी हो गई तो फिर वह 200 पार भी कर सकती है। और यह स्थिति बीजेपी को डरा रही है, और शायद इसीलिए बीजेपी ने अब आखिरी तरकश से तीर जो निकाला है वह सीधे तौर पर कांग्रेस को निशाने पर लेने का है। यानी अब अपनी सत्ता के बारे में और अपनी उपलब्धियों के बारे में तो बातचीत जरूर होगी, लेकिन जिक्र कांग्रेस की जब सत्ता हुआ करती थी उसी का होगा। आज इमरजेंसी का जिक्र हुआ मन की बात में, और 25 जून को जिस दिन इमरजेंसी लगी थी इस देश में 1975 में, उस दिन को लेकर और उस इमरजेंसी के कालखंड को लेकर 25 जून को देश भर के तमाम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी हर सांसद जहां से जीता है और हर नेता जहां पर सांसद का सीट हारा है वहां पर बैठकें होंगी और वहां पर बड़ा कार्यक्रम होगा और वहां पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी, संवाद भी बनाया जाएगा। बीजेपी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को साधने आगे बढ़ना चाहती है। हमें लगता है पहले इसे जरूर समझ लीजिए कि बीजेपी के इस गेम प्लान में शुरुआत 2 दिन बाद से ही हो जाएगी, जब 21 तारीख को योग दिवस होगा। हर सांसद उसकी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पर वो कार्यक्रम करे वहां 500 से 1000 लोगों की मौजूदगी रहे और मोदी सरकार के 9 बरस की उपलब्धियों का जिक्र हो, और उसके साथ ही कांग्रेस की सत्ता ने इस देश का बंटाधार कर दिया था, इसको बताने से गुरेज ना हो। इसको खुलकर बताइए, क्योंकि अगर चुनावी समीकरण के बीच में कांग्रेस की राजनीतिक सत्ता महत्वपूर्ण हो जाए तो फिर यह इमरजेंसी का कार्ड भी चल जाएगा, यह जानते समझते हुए कि इस देश में इमरजेंसी को लगे हुए 42-43 बरस हो गए हैं। और 42-43 बरस का मतलब 45-46-47 बरस हो गए हैं। इस 47 बरस का मतलब यह है कि इस देश की 100 करोड़ जनता और देश के 100 करोड़ नागरिक उसके बाद जन्मे हैं। लेकिन बावजूद इसके परसेप्शन की लड़ाई में विपक्षी राजनीतिक दलों को कैसे साथ लाना है, इस दिशा में बढ़ने की तैयारी बीजेपी चाहती है। 21 तारीख को योग दिवस
और उस दिन से कार्यक्रम की शुरुआत। 2 दिन के बाद 23 तारीख श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस, उसमें भी कमोवेश यही परिस्थिति और यह सब कुछ इस देश के हर प्रखंड में नहीं बल्कि बूथ स्तर पे यह कार्यक्रम होने हैं। और वहां पर भी मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ कांग्रेस को निशाने पर जरूर लेना है। 25 जून तो इमरजेंसी का दिन है, तो इमरजेंसी को लेकर देश भर के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेसी सांसद जुट जाएं, डॉक्यूमेंट्री दिखाएं, कार्यक्रम करें, कांग्रेस को निशाने पर लें, उस दौर के अत्याचार का जिक्र करें, जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में कहा। क्या कहा ये बताते हैं, लेकिन उससे पहले फिर 2 दिन के बाद चलिए 27 जून को, तब तक लौट आएंगे अमेरिका से और शुरू हो जाएगी बूथवार परिस्थितियों को साथ कार्यकर्ताओं को जोड़ने की मशक्कत और नारा मेरा बूथ सबसे मजबूत। इसी आसरे लाखों बूथ के कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ना है, निशाने पर कांग्रेस को लेना है। उपलब्धियां इस 9 बरस की बतानी दिखानी जरूर है, लेकिन यह इस देश के बूथ पर नहीं बल्कि 15,000 मंडलों में इसकी पहल शुरू होगी। और उसके बाद 29 तारीख से तो इस देश में महाजन संपर्क शुरू हो जाएगा, जिसमें हर सांसद को जो तस्वीर खींचकर लोड करनी है, जो ऐप बनाया गया है नमो ऐप, उसमें इसलिए करना है कि आप काम भी करते हैं कि नहीं करते हैं और निशाने पर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। लेकिन निशाने पर लेने के लिए आपको वहां पर पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। कितने पत्रकार पहुंचे इसको नोट करना है। उन पत्रकारों में से कौन सरकार के खिलाफ था, कौन विरोध में था, क्या प्रभाव पड़ा, किस तरीके से वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इन सब बातों का जिक्र करना है। और उसके समानांतर उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी सोशल मीडिया की। उस सोशल मीडिया के भीतर आपके खिलाफ जो है, यानी जो इन्फ्लुएंस करते हैं इस समाज के भीतर में, उनको निमंत्रण दीजिए, उनको बुलाइए। वह यूट्यूब चलाते हो या कुछ भी करते हो, सबको बुलाइए, क्योंकि यह एक बड़ी लड़ाई है। और इस लड़ाई में निशाने पर आपको कांग्रेस को लेना है। उपलब्धियों का खाका तो आपको सिर्फ और सिर्फ मोदी चेहरे के आसरे रखना है। चाहे अमित शाह हो, चाहे एक बूथ का कार्यकर्ता, दोनों की आवाज एक साथ बुलंद होगी और नाम मोदी का लिया जाएगा। और दोनों की आवाज के निशाने पर कांग्रेस होनी चाहिए। और वहां नोट कीजिए कितने तटस्थ पत्रकार पहुंचे। हालांकि इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता किसी को तटस्थ नहीं मानती है। वो मानकर चलती है जो साथ है वो साथ है, जो साथ नहीं है वो विपक्ष के साथ है। लेकिन अब पहली बार जिक्र हो रहा है कि तटस्थ पत्रकारों को देखिए, विपक्ष के पत्रकारों से भी संवाद बनाइए। और कितने पहुंचे, कितने पक्ष में, कितने विपक्ष में, कितने तटस्थ, सब चीज को नोट कीजिए। और चाहे मीडिया के जरिए मैनेज करना हो, एमपी को काम पे लगाना हो, एमएलए को लगाना हो, कार्यकर्ताओं को लगाना हो, बूथ को लगाना हो, सबको लगा दीजिए। यहीं से एक दूसरा बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए निकल रहा है। कांग्रेस पहली बार इस हकीकत को समझने लगी है कि दरअसल इस देश की लगभग 190 सीट तो ऐसी है जिसमें उसने जो जीता है वो सिर्फ 19 सीट जीती है। और उस 190 सीटों पर उसके सामने कोई दूसरा नहीं बल्कि सिर्फ बीजेपी है। तो अगर इस 190 सीटों के परसेप्शन को बदल दिया जाए, जिसको बीजेपी के भीतर हड़कंप है कि जनता के भीतर से अगर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की परिस्थिति आने लगेगी तो क्या होगा। अभी तक तो सवाल है कि मोदी है और सामने कोई नहीं है, यह मानकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों की 155 सीट, जिसमें से 132 सीट बीजेपी ने जीती, कांग्रेस ने सिर्फ 15 सीट जीती थी। तो क्या यहां पर कांग्रेस एक झटके में 100 का आंकड़ा छू सकती है? अगर पुराने पन्नों को पलटिएगा तो वह 125 तक पहुंच सकती है, ऐसी स्थिति भी रही है। लेकिन 125 ना पहुंचिए, लेकिन अगर 80 से 100 के बीच में यहां पर आते हैं तो एक झटके में कांग्रेस 272 के नीचे, और वो टटोलने लगेगी उन जगहों पर एनडीए के पुराने साथियों को या नए साथी जो बनाने की दिशा में वो मशक्कत कर रही है। तो कांग्रेस का परसेप्शन सीधे सीधे विपक्ष के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ जुड़ा है। और इसलिए जब आप विपक्ष के तौर पर छत्रपों को देखते हैं तो वहां की भी 262 सीट मायने रखती है। उस 262 सीटों पर विपक्ष की जीत 103 सीटों पर हुई, बीजेपी 143 सीटों पर जीती। तो यहां पर विपक्ष 100 सीटों के साथ है, यानी
एनालिसिस करने की शुरुआत कीजिए। जैसे छत्रपों के राज में बंगाल का जिक्र कीजिए, उड़ीसा का जिक्र कीजिए, तेलंगाना का जिक्र कीजिए, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, सबका जिक्र कीजिएगा तो ये 262 सीटें हैं, 143 बीजेपपी ने जीती। अब यहां पर सवाल है कि इन जगहों पर छत्रप कितना तैयार होंगे कांग्रेस को सीट देने के लिए, क्योंकि कांग्रेस तो 262 में से सिर्फ 10 सीट जीत पाई और छिटपुट दूसरे राज्य जहां पर बिखरे हुए थे कांग्रेस और बीजेपी टकराए, वो 35 सीटें और थी। उसमें से बीजेपी ने 16 सीट जीती, कांग्रेस ने सिर्फ 4 सीट जीती। मैसेज क्या है? कांग्रेस 15 सीट जीतती है जहां पर सीधे सीधे बीजेपी से टकराव है। 4 सीट वहां जीतती है जहां पर छत्रप भी है, लेकिन कांग्रेस से टकराकर बीजेपी हारती है और कांग्रेस जीत जाती है। 4 सीट और है, 19 सीट हो गई। उसके बाद जो छत्रपों के राज्य है वहां पर कांग्रेस 10 सीट जीतती है, यानी 29 सीट यह हो गई। और उसके बाद 23 सीट वह जीतती है केरल और तमिलनाडु में, जहां पर बीजेपी है ही नहीं। कांग्रेस को अब रास्ता समझ में आने लगा है कि दरअसल 23 जून की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि विपक्ष अगर एकजुट रहे और विपक्ष अपने तौर पर इस बात की दिशा में बढ़ जाए कि 272 से नीचे आने पर कोई शिफ्ट नहीं होगा और जो सबसे बड़े राजनीतिक दल पर वोट लेगा उसके साथ तमाम समर्थन दे देंगे। हालांकि आखिरी मूवमेंट में कोई भी शिफ्ट हो सकता है। तो कांग्रेस क्या ऐसी मानसिकता में आकर धीरे धीरे खड़ी हो रही है जहां पर उसे लगने लगा है कि वह 200 पार कर सकती है? आंकड़ों के लिहाज से समझे तो ऐसी स्थिति कोई बहुत नामुमकिन नहीं है। उसमें 1-2 छौंक और लगाना है। दूसरी भारत जोड़ो पदयात्रा जो गुजरात से शुरू होकर जो असम तक भी चली गई, तो स्थितियां एक झटके में छत्रपों के सामने भी मुश्किल, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे असम हो। एक झटके में कांग्रेस अपने अनुकूल परिस्थिति को देखती है, क्योंकि जिन जगहों से निकली उसमें कर्नाटक चुनाव परिणाम दे चुका है, मध्य प्रदेश देगा, राजस्थान देगा, और जहां से नहीं निकली वो छत्तीसगढ़ है, जहां पर एक लिहाज से तय माना जा रहा है कि भूपेश बघेल वहां पर जीत ही जाएंगे। तो कांग्रेस के लिए कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है और इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, जबकि आज 18 तारीख है और जिक्र 25 तारीख को इमरजेंसी को लेकर है। हालांकि उन्होंने कहा वो तो अमेरिका में होंगे और अमेरिका से उस दिन शुरुआत चलेंगे वापस लौटने के लिए, तो मन की बात तब नहीं कह पाएंगे। लेकिन आज जो उन्होंने कहा हमें लगता है इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है, यानी मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और हम अपने लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हैं और अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। इसीलिए हम जून को कभी भुला नहीं सकते। 25 जून को यह वही दिन है जब हमारे देश पर इमरजेंसी थोपी गई। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने पूरी ताकत से इमरजेंसी का विरोध किया था। एक क्षण के लिए जरा आप यह सोचिए, इमरजेंसी काल के वक्त भारत की जनसंख्या और वोटरों की जनसंख्या, और दूसरे वक्त में सोचिए 2024 में वोटरों की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या। आप हैरत में आ जाएंगे कि इस देश के भीतर में मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन अगर मौजूदा युवाओं ने उस वक्त की इमरजेंसी को लेकर किताबों को पढ़ना ही शुरू कर दिया, तो शायद मौजूदा वक्त में जो सीबीआई काम कर रही है, जो ईडी काम कर रही है, जो इस देश के भीतर में पुलिस प्रशासन अपने तौर पर सत्ता के लिए काम करता है, जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया जाता है, जिस तरीके से यौन शोषण के खिलाफ सरकार चुप्पी थाम लेती है, जिस तरीके से मणिपुर के भीतर जो कुछ होता है और नॉर्थ ईस्ट के भीतर जब टकराव होता है तो देश के गृहमंत्री आंख मिचौली करते हैं। अगर ये सारी परिस्थितियों का आकलन 1975 से मौजूदा युवा करने लगेगा तो उसे लगेगा कि तब इमरजेंसी थी या अब इमरजेंसी है। इस देश के हालात के भीतर कोई खड़ा हो जाए तो क्या यह सरकार एक बड़ी भूल कर रही है जो युवाओं को प्रेरित कर रही है? क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने किताब पढ़ी, हालांकि मैंने एक किताब भी लिखी थी उस समय जिसका उन्होंने तस्वीर भी दिखलाई, लेकिन उन्होंने कहा मैंने टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया इसको पढ़ा है। और इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं कि अब 25 जून को जो हम कार्यक्रम मनाएंगे उसमें उस वक्त जो संघर्ष करने वाले लोग थे उनको हम सम्मानित भी करेंगे।
तो एक क्षण के लिए जरा सोचिए कौन थे वो लोग जो राजनीतिक तौर पर उस वक्त संघर्ष कर रहे थे, और उसका केंद्र तो बिहार ही था। और उस केंद्र के बिहार में नीतीश कुमार संघर्ष कर रहे थे, लालू यादव संघर्ष कर रहे थे। ममता बनर्जी ने जब पटना का नाम सुझाया तो यह कहकर किया कि जेपी ने यहीं से जनता पार्टी की नींव रखी थी, और किस तरीके से इस देश में इंदिरा के खिलाफ सब एकजुट हुए थे। तो क्या उसी पटना में एक झटके में केंद्र की राजनीतिक सत्ता इंदिरा से मोदी पर पहुंच गई, और फिर परिस्थिति वही आकर खड़ी हो गई है जिस दिशा में बीजेपी देख नहीं रही है। और कांग्रेस अब समझ रही है कि जिस लिहाज से इमरजेंसी को लेकर बीजेपी जिक्र करती है, अब उसमें कहीं भी डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। पहली बार कांग्रेस इस बात को कह रही है अब एग्रेसिव वे में इस दिशा में बढ़ना होगा, क्योंकि देश के भीतर की मौजूदा हर स्थिति इमरजेंसी से आगे की है। कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपने रूप में परिभाषित कोई कर सकता है। उस वक्त तो सिर्फ एक धारा के तहत इस देश के नागरिकों के अधिकार खत्म किए गए। इस दौर में तो समूचे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोगों के अधिकार है उस पर भी उनको बोलने की मनाही, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बना दिया उस कानून के तहत भी सरकार काम ना करे। ये कैसी परिस्थिति है। पॉक्सो यौन शोषण जो नाबालिग के साथ होता है, शायद यह एक ऐसी राजनीतिक लड़ाई की दिशा में देश बढ़ रहा है जहां पर जिन 4 सवालों का हमने जिक्र किया उसके आगे के 3 सवाल और बड़े हो चले हैं। पहली बार इस देश के राजनीति के भीतर क्षत्रपों को और क्षेत्रीय दलों की भूमिका को तय करना है कि आने वाले वक्त में उनकी राजनीतिक जमीन कहां पर होगी। वजह एक ही है, इस देश के लोगों को 2 बातों से बड़ा गुस्सा है। एक गुस्सा इस देश के भीतर करप्शन को लेकर है। जिक्र चाहे करप्शन में प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिक्र करे, लेकिन मौजूदा वक्त में जो करप्शन को ऑर्गेनाइज्ड वे में कर दिया गया, सिस्टम के साथ जोड़ दिया गया और सारे पावर सत्ता ने अपने पास ले लिए, लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कैसे उन्हें अपाहिज बनाया जा रहा है। दूसरी बात, इस देश को नई पीढ़ी को कैसे आगे ले जाना है, वो एजुकेशन का जिक्र हो या फिर इस देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र हो, चाहे वो हॉस्पिटल का ही जिक्र क्यों ना हो, हर जगह की स्थिति इस देश के लोगों के खिलाफ जा रही है। और यह सवाल लोगों को अब परेशान करने लगा है। क्षत्रपों की राजनीति इसलिए सिकुड़ रही है क्योंकि अब वो जाति और सांप्रदायिकता से आगे निकलकर लोग सोचना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किस दिशा में जाना है। और यहीं पर वो नैतिकता का पाठ निकल कर आता है कि क्या वाकई राजनीतिक दलों के भीतर और नेताओं के भीतर कोई नैतिकता बनी है, या जोड़ तोड़ के आसरे सियासत साधते हुए लूट करने की मानसिकता ही इस देश की सियासत का असल रंग है। अगर यह परिस्थिति है तो 2024 के बाद जिसको बीजेपी रोकना चाहती है कि किसी भी हालत में वह कम से कम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, जहां पर उनको ही बुलाया जाए सरकार बनाने के लिए, और फिर क्षत्रपों के सामने वह कांग्रेस को लेकर जो इस दौर में रंग रोगन करने निकले हैं, उससे तमाम विपक्षी दल दोबारा एक एनडीए की शक्ल में, जो अटल बिहारी वाजपेयी एक दौर में किए थे, उस रूप में निकल कर आ जाए। क्या यह संभव है या नहीं है? दरअसल जोड़ तोड़ इसी बात को लेकर है, और इसके आगे की लकीर कांग्रेस के साथ जुड़ी है, जहां पर वह गठबंधन तो चाहेगी, लेकिन गठबंधन में अब सिमटना नहीं चाहेगी कि हम इतनी सीटों पर ही लड़े जहां पर उतनी सीटों पर जीत भी जाएं तो भी सरकार ना बना पाए या हमारा प्रधानमंत्री ना बन पाए। यानी कांग्रेस अब सचेत हो गई है कि वो समझ रही है कि 200 प्लस की स्थिति का मतलब बहुत साफ है। सामने बीजेपी खड़ी है जो 200 के इर्द गिर्द घूम रही है, कांग्रेस है 200 के इर्द गिर्द घूम रही है, और 100 के इर्द गिर्द घूमता हुआ अन्य विपक्ष है। ऐसी परिस्थिति में कौन कहां किस रूप में जाएगा अभी कोई नहीं जानता है, क्योंकि यह खेल खुला हुआ है। लेकिन इस खेल के भीतर के 3 पेच साफ हो गए हैं। 272 तक पहुंचना है। मोदी अमित शाह की तिकड़म इस देश में शुरू हो गई है। 200 पार करना है। कांग्रेस अपने तौर पर मेंटल एस्पेक्ट में इस दिशा में बढ़ने लगी है। विपक्ष सोचने लगा है कि उसके बिना कोई सरकार ना बना पाए और उसकी अहमियत बची रहे, बढ़ जाए, इस दिशा में वह काम कर रही है। और इसी 3 परिस्थितियों के इर्द गिर्द समूची मौजूदा राजनीतिक स्थिति आकर खड़ी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।